हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 प्रशासनिक चिंतन पार्ट 6। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे मानव संबंध विचारधारा के बारे में। ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस क्या है। मानव संबंधनात्मक सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री अल्टन मेयो द्वारा 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन हैं कि उन्हें संगठन के मानव संबंधनात्मक उपागम के प्रवर्तकों में गिना जाता है। मेयो ने श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि कहा है। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कुछ विद्वतापूर्ण लेख और कतिपय ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। मानवीय संबंध सिद्धांत का सार तत्व संगठन के सिद्धांतों के लिए संरचनावादियों की अन्य चिंता के विरुद्ध मनुष्य मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणों एवं अनौपचारिक समूहजन्य व्यवहार पर प्रमुख जोर है। यह सिद्धांत या अधिगम अंतर्वैयक्तिक जाल के रूप में प्रबंधन पर केंद्रित होता है। यह संगठन की औपचारिक संरचना की अपेक्षा संगठन में भूमिका अधिभोक्ताओं के व्यवहार पर अधिक बल देता है। इस मत के समर्थक दावा करते हैं कि चूंकि प्रबंधन एवं प्रशासन में लोगों के सामूहिक प्रयास होते हैं, अतः प्रबंधन का अध्ययन एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्राणी के रूप में व्यक्ति पर अवश्य केंद्रित होना चाहिए और उनके अभिप्रेरणों से अधिक समृद्ध है। वे मानवीय संबंधों को प्रबंधन के कार्य के हृदय के समान देखते हैं, अन्य प्रबंधन को नेतृत्व के बराबर मानते हैं। इन सारे विचारों में निहित बल यह है कि प्रबंधन की समस्याओं का हल सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पाया जा सकता है। हाथोन प्रयोग के कुछ विस्मयात्मक परिणामों पर भी विचार किए गए हैं। पहले प्रयोग में उजरती दर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों का निरीक्षण किया गया कि क्या उच्चतर परिश्रमिक उन्हें अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं कि अगर उन्हें अधिक धन दिया जाए, उच्चतर पारिश्रमिक दिया जाए तो अधिक काम करेंगे। अनुसंधानकर्ता यह जानकर अत्यधिक हैरान हुए कि श्रमिकों ने उसी बिंदु तक काम किया जिस बिंदु तक उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक पर्याप्त आय सुनिश्चित हो जाएगी, एवं उसके बाद उन्हें अधिक काम करने से इनकार कर दिया। तो तथ्य टेलर के सुप्रसिद्ध सिद्धांत को असत्य साबित कर दिया। इस अप्रत्याशित व्यवहार का प्रमुख कारण यह निहितमय था कि अत्यधिक उत्पादन करने से छंटनी हो सकती थी, जिसका शिकार उनमें से कोई भी हो सकता था। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि श्रमिक एक सुसंगठित सामाजिक समूह थे जो सभी सदस्यों द्वारा अनौपचारिक रूप से समस्त कार्य आचार संहिता द्वारा शासित होते थे। मानवीय संबंध सिद्धांत की मान्यताएं अल्टन मेयो तथा उनके साथियों, विशेषकर F.G. रोथलिसबर्ग, W.J. डिक्सन एवं T.N. व्हाइटहेड द्वारा किए गए हाथोन प्रयोग के आधार पर जो तथ्य उजागर हुए वे प्राचीन सिद्धांतवादियों के विरुद्ध थे। हाथोन प्रयोग ने निष्कर्ष वस्तुतः संगठन का कार्यकुशल एवं प्रभावी बनाने में सहायक रहे, जो कि आवश्यक थे। इन तथ्यों के आधार पर मानवीय संबंध सिद्धांत के निम्नलिखित मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है, हाथोन प्रयोग के आधार पर यह पता चला कि संगठन में व्यक्ति का अद्वितीय महत्व है तथा व्यक्ति अपनी अनुभूति तथा व्यवहारों से संगठन को प्रभावित करता है।
जबकि पहले के विद्वान यह मानते थे कि संगठन ही व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति नहीं। अतः वे व्यक्ति तथा उसके विचारों पर ध्यान न देकर भौतिक कारकों पर ध्यान देते हैं तथा भौतिक कारकों को ही उत्पादन का संयंत्र समझते थे। सेकंड पॉइंट है, साक्षात्कार कार्यक्रम के द्वारा संगठन के परस्पर संबंधी यानी सामाजिक कारकों के महत्व का पता चलता है। सामाजिक कारक व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित करता है। इसका तात्पर्य है कि अगर संगठन को अधिक कार्यकुशल बनाना हो तो प्राचीन सिद्धांतों की तरह आर्थिक कारकों को सिर्फ ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि गैर आर्थिक कारकों अर्थात सामाजिक कारक भी व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित करते हैं। थर्ड पॉइंट है, अनौपचारिक समूह बैंक वायरिंग का प्रयोग यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि संगठन में अनौपचारिक समूह होते हैं जो कि संगठन को प्रभावित करते हैं। ये किसी को सामाजिक दूरी नहीं बनाना चाहते हैं, अधिक उत्पादन तथा कम उत्पादन पर रोक लगाकर यह दर्शाते हैं कि इससे श्रमिक एवं संगठन दोनों के फायदे हैं। शास्त्रीय विद्वान ने सिर्फ औपचारिक कारकों को ही संगठन का आधार माना था। फोर्थ पॉइंट है, महान प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम यह दर्शाता है कि भौतिक एवं यांत्रिक कारकों का श्रमिकों के उत्पादन के संदर्भ में किसी प्रकार का सकारात्मक संबंध नहीं है, बल्कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों पर बल देकर सकारात्मक परिणाम लाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, भागीदारी प्रबंधन। पहले के सिद्धांत विशेषकर टेलर का मानना था कि निर्णय की प्रक्रिया में श्रमिकों की हिस्सेदारी सीमित होनी चाहिए। निर्णय सिर्फ विशेषज्ञों से मिलना चाहिए, लेकिन अल्टन मेयो तथा उनके साथियों के इस प्रयोग ने खंडन कर दिखाया तथा व्यक्ति का कार्य समूह पर विशेष बल दिया। सिक्स पॉइंट है, भागीदारी प्रबंधन का अर्थ है कि अपने काम की परिस्थितियों के संबंध में निर्णय करने की प्रक्रिया में श्रमिकों का सहयोग लेना। श्रमिक अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं ताकि संगठन को अधिक उत्पादक तथा प्रभावशाली बनाया जाए तथा इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। श्रमिक संगठन को अभिन्न अंग मानते हैं तथा संगठन के हित के प्रति सचेत होते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि संगठन उनसे ही परामर्शित है। 7 पॉइंट है, मानवीय संबंध सिद्धांत श्रमिक की संतुष्टि पर अधिक ध्यान देता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में देखा गया है, न कि आदर्श संगठन सिद्धांत के अनुसार इसे आर्थिक प्राणी माना गया है। जो व्यक्ति जितना संतुष्ट है उतना ही अधिक उत्पादक है। मैरी पॉकर फॉलेट। आज हम पढ़ेंगे मैरी पॉकर फॉलेट के बारे में, जिन्हें हम किसके में समझते हैं, मानवीय संबंध में ये आती हैं। मैरी पॉकर फॉलेट प्रशासनिक चिंतकों में MP फॉलेट एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके विचार समय से पहले के थे। प्रशासकीय विचारकों में फॉलेट पहली विचारक है जो फॉलेट प्रबंधन में भविष्यवक्ता या पैगंबर के उपनाम से सुप्रसिद्ध है जो और इनका मुख्य कार्य संबंधों के मनोविज्ञान पर केंद्रित रहा। फॉलेट का जन्म 3 सितंबर 1868 को संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉस्टन शहर के पास क्विंसी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा ब्रैंडरी से थेयर एकेडमी से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने 1892 में रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, कानून एवं राजनीतिक विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की। 1898 में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ये बोस्टन लौट आई और वर्ष 1900 से 1908 तक फॉलेट ने रॉक्सबरी नेबरहुड हाउस बोस्टन में सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य किया और इस दौरान उन्हें बहुत सी जाति, धर्म, संप्रदाय एवं
संस्कृतियों के बीच कार्य करने का अवसर मिला। यहीं पर उनके मस्तिष्क में विभिन्नता में एकता का विचार उभरा। इसके पश्चात कई संघों समितियों में कार्य करने का अवसर मिला और फॉलेट को मैसाचुसेट्स न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर व्यवसायियों के संपर्क में रहने के कारण व्यावसायिक कार्यों में निरीक्षण करने में अधिक रुचि आई। फॉलेट ही ऐसी विचारक थी जिन्होंने बताया कि व्यावसायिक प्रबंधों का असली प्रबंधक के रूप में कैसे विकास किया जा सकता है। प्रबंधक पर फॉलेट का विचार डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ है। फॉलेट के बारे में डैनियल रेन ने कहा कि कालक्रमानुक्रम वह वैज्ञानिक प्रबंध के युग से थी और दार्शनिक तौर पर वह सामाजिक मनुष्य के युग की थी। एक शास्त्रीय चिंतक के रूप में वह संगठन के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता में विश्वास करती थी कि वहीं व्यवहारवादी मानव संबंधी के रूप में सांगठनिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर देती हैं। संगठन के संघर्ष एवं एकीकरण संबंधी विचार। फॉलेट के अनुसार किसी भी संगठन में संघर्ष स्वाभाविक है और यह संघर्ष व्यक्तिगत मतभेदों के कारण होता है। विचारों तथा अभिरुचियों में अलगाव संघर्ष का स्वाभाविक कारण था, परंतु फॉलेट के अनुसार संघर्ष एवं विरोध युद्ध नहीं है, बल्कि संगठन में लोगों के बीच विचारों व हितों के अंतर को प्रकट करता है। फॉलेट कहती हैं कि संघर्ष को एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाना चाहिए और उसका समाधान रचनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए, जिसको फॉलेट ने रचनात्मक संघर्ष की संज्ञा दी। रचनात्मक संघर्ष की अवधारणा सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एवं विरोधों के समाधान के लिए एक सकारात्मक कदम है। फॉलेट ने संगठन में संघर्ष के समाधान के लिए 3 रास्ते बताए। कौन से? फर्स्ट है प्रभुत्व। यह एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत होती है। इसमें संघर्ष का समाधान आसान होता है, परंतु यह क्षणिक या अल्पकालिक होता है, न कि दीर्घकालिक। फॉलेट ने इसे आपात स्थितियों में ही प्रयोग करने का सुझाव दिया है। अतः संघर्षों के समाधान के लिए प्रभुत्व विधि का संभवतः कम उपयोग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है समझौता। इसके अंतर्गत प्रत्येक पक्ष को लेने व देने के आधार पर व्यवहार करना पड़ता है। इसके माध्यम से विभिन्न पक्षों के मध्य उनकी इच्छाओं का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बौद्धिकता के नज़रिए से यह उत्तम नहीं है। यह विश्व की सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। थर्ड पॉइंट है एकीकरण। इसमें नए समाधान की खोज की जाती है जो दोनों पक्षों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करे तथा किसी पक्ष को अपनी इच्छाओं को त्याग न करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाता है। एकीकरण की समस्या एवं बाधाएं। फॉलेट के अनुसार इस पद्धति द्वारा समाधान के दौरान अनेक समस्याएं व बाधाएं उभर कर सामने आती है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है, इसमें प्रबंधकों से उच्च स्तर की बौद्धिकता, योग्यता, मौलिकता तथा विभेदीकरण की मांग की जाती है, जिसका सामान्यतः अभाव देखा जाता है। सेकंड पॉइंट है मानव में प्रभुत्व स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। थर्ड है अधिकांश लोगों द्वारा समस्याओं के व्यवहारिक पहलुओं को नज़रअंदाज कर उसका सैद्धांतिकरण कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है संघर्ष समाधान के लिए प्रयुक्त भाषा की एक समस्या है। फिफ्थ पॉइंट है फॉलेट संघर्ष समाधान के लिए प्रशिक्षण के अभाव को सबसे महत्वपूर्ण समस्या मानती हैं। सिक्स पॉइंट है अधिकांश मामलों में पूर्व अनुमानित संकल्पनाओं को जबरदस्ती लागू करने की समस्या होती है। एकीकरण के क्रम।
फॉलेट ने एकीकरण के क्रम को 3 चरणों की व्याख्या की है। फर्स्ट है समस्या की पहचान। पहले चरण में दोनों पक्षों की मांगे या मतभेद को एक संपूर्ण इकाई मानते हुए स्पष्ट रूप से पहचान लेना चाहिए, अर्थात समस्या का मूल जड़ में जाकर उसका दीर्घकालिक समाधान किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है विवादों को विभिन्न टुकड़ों में बांटना। संपूर्ण विवादों को एक इकाई मानकर उसे कई टुकड़ों में विभाजित कर समस्या का हल निकालना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मतभेदों का पूर्वानुमान। इसके माध्यम से नए मूल्यों का उद्भव होता है। फॉलेट कहती हैं कि वित्तीय व्यवहार एकीकरण का आधार है, अर्थात मैं आपस अकेले कभी नहीं लड़ सकता हूँ, बल्कि मैं तथा आप मिलकर लड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि फॉलेट ने एकीकरण की पद्धति को प्राप्त करने के लिए 4 चरण दिए हैं। प्रथम चरण में समस्या की पहचान की है करके मूल आवश्यकताओं को निकाला जाता है। वहीं दूसरे चरण में समस्या एवं मार्गों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका विश्लेषण किया जाता है। वहीं तीसरे चरण में प्रतीकों के वास्तविक अर्थों की जांच की जाती है और चौथे चरण में सभी पक्षों द्वारा सकारात्मक अनुक्रिया की अपेक्षा की जाती है। एकीकरण की राह को वह कठिनाइयों से भरी हुई मानते हुए कहती हैं कि जब 2 व्यक्ति एक ही महिला से विवाह करना चाहे तो एकीकरण नहीं हो सकता, अतः एकीकरण द्वारा संघर्ष समाधान उतना ही सरल नहीं है जितना दिखता है। आदेश देने का नियम। सचेतन व्यवहार। फॉलेट के अनुसार आदेश में सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। उन विभिन्न सिद्धांतों को जानना जिस पर हम जोर देते हैं। सेकंड है उत्तरदायी व्यवहार। उन सिद्धांतों की पहचान करना जो आदेश देने का आधार हो। थर्ड पॉइंट है प्रयोगात्मक व्यवहार। इसमें आदेश की सफलता एवं असफलता विश्लेषण किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रतिफल व्यवहार। आदेश के परिणामों का पूर्ण मूल्यांकन करना है। फॉलेट के अनुसार आदेश देना कोई सरल कार्य नहीं है। संगठन में उच्च अधिकारी का कार्य मात्र आदेश देना ही नहीं बल्कि अधीनस्थों को प्रभावित करना है ताकि अधीनस्थ बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर सके। फॉलेट के अनुसार पिछली जिंदगी में के प्रशिक्षण, अनुभव, भावनाएं, विश्वास एवं पूर्व मान्यताएं कुछ निश्चित मानसिक आदतें बनती हैं जिसके कारण कभी कभी कर्मचारी आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं अथवा नहीं मानते हैं। इसलिए फॉलेट के अनुसार उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश देने से पहले कर्मचारियों की आदत, प्रतिमान, कार्य प्रतिमान, मानसिक अभिरुचि तथा स्थान, समय एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही आदेश देना एवं प्राप्त करना चाहिए। इसके अनुसार 2 अतिवादी दृष्टिकोण अर्थात ज़्यादा आदेश देने एवं अत्यंत लचीला दृष्टिकोण दोनों से बचना चाहिए। इसलिए फॉलेट ने आदेशों के निर्व्यक्तीकरण का विचार दिया। समस्या के अध्ययन, पारिस्थितिकीय नियम की खोज व सभी के द्वारा आदेश मानने को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को आदेश नहीं देता लेकिन दोनों परिस्थिति से आदेश लेंगे। निर्व्यक्तीकरण से तात्पर्य है कि समस्या का समाधान ढूंढे व परिस्थितियों के अनुसार आदेश लेना, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा आदेश लेना। आदेश के निर्व्यक्तीकरण से तात्पर्य यह नहीं कि संगठन में प्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि इसका मतलब यह है कि परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। इसलिए फॉलेट कहती हैं कि संगठन के भीतर सभी व्यक्तियों को परिस्थितियों के आदेश लेना और देना चाहिए। व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित होती है एवं सामान्य व्यक्ति द्वारा आदेश लेने व देने की अपेक्षा प्रबंधक का आदेश की प्रभावशीलता हेतु परिस्थिति के अनुसार आदेश लेने व देने चाहिए। सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, नियंत्रण के संबंध में विचार। सत्ता कार्य करवाने, कार्यात्मक, प्रेरक और परिवर्तन एवं बदलाव लाने की योग्यता है। यह सभी मनुष्य में मौजूद एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। फॉलेट ने किसी के ऊपर
सत्ता और किसी के साथ सत्ता के भेद किए हैं। वह किसी के ऊपर सत्ता नकार कर किसी के साथ सत्ता को महत्व देती हैं, क्योंकि किसी के ऊपर सत्ता बाध्यकारी सत्ता की पहचान जो दूसरे से अपनी इच्छा का पालन करवाता है। वहीं किसी के साथ सत्ता सह सक्रिय सत्ता होती है जो संयुक्त रूप से विकसित होती है जिसे उन्होंने संयुक्त सत्ता कहा है। फोलेट ने किसी के साथ सत्ता को बेहतर मानते हुए कहा है कि इससे मतभेद व संघर्ष कम होते हैं, सरकारी प्रयास बढ़ते हैं तथा अच्छी समझ को बढ़ावा मिलता है। फोलेट का मानना है कि किसी के ऊपर सत्ता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि कम किया जा सकता है, जिसके 3 उपाय हैं। कौन से हैं? एकीकरण का प्रयोग, चक्रीय व्यवहार का प्रयोग और परिस्थिति के नियम। नेक्स्ट है प्राधिकार। फोलेट ने प्राधिकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि उनके अनुसार प्राधिकार का संबंध कार्य से होता है और कार्य के साथ होता है, अर्थात जो कार्य करता है उसके साथ प्राधिकार होना चाहिए तथा दूसरे शब्दों में प्राधिकार कार्य में निहित होता है और कार्य से ही समृद्ध होता है, जिसे उन्होंने कार्यात्मक प्राधिकार कहा है। उन्होंने प्राधिकार के प्रत्योजन को एक पुरानी अभिव्यक्ति माना है, क्योंकि प्राधिकार कार्य से जुड़ा है, इसे सौंपा नहीं जा सकता। इसका मानना था कि प्राधिकार सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह तो आपसी संबंधों का परिणाम होता है। उत्तरदायित्व। फोलेट प्राधिकार की तरह उत्तरदायित्व को भी संगठन में परिस्थिति का गुण मानती हैं। फोलेट ने कहा है कि सवाल यह है कि कोई किस काम के लिए जिम्मेदार है, ना कि किसके लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार उन्होंने कार्यात्मक उत्तरदायित्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने उत्तरदायित्व में प्राधिकार के बहुलवादी अवधारणा का समर्थन किया है। बहुलवादी उत्तरदायित्व के 2 अर्थ हैं। फर्स्ट है नीति निर्माण में निम्न स्तरीय कर्मचारियों की भागीदारी। सेकंड है कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी। इसके माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांतों में सहभागी प्रबंधन को दिखाया। नियंत्रण। फोलेट मानती थी कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रीय विचारधाराओं के विपरीत फोलेट मानव नियंत्रण को अस्वीकार करती है तथा तथ्य नियंत्रण का समर्थन करती हैं। वही सह संबंधित नियंत्रण को ऊपर से आरोपित नियंत्रण से अधिक प्राथमिकता देती हैं। उनके यह मानने के पीछे आधार यह था कि तथ्य एक परिस्थिति से दूसरे में अलग होते हैं तथा नियंत्रण तथ्य की प्रत्येक परिस्थिति पर निर्भर करता है, न कि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों पर नियंत्रण। नेतृत्व संबंधी विचार। फोलेट के अनुसार नेता किसी विभाग का प्रमुख व संगठन का अध्यक्ष नहीं होता। यह वह व्यक्ति होता है जिसमें परिस्थितियों को उसकी समग्रता में देखने की योग्यता हो, जो उद्देश्य एवं नीतियों को जोड़कर देखे और इसे एक नई स्थिति में विकसित होता देखे। वह यह देखे कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कैसे जाना है। इसलिए फोलेट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति केवल शीर्ष पर नहीं बल्कि पूरे संगठन में कहीं भी पाए जा सकते हैं। फोलेट का मानना है कि ऐसा नेता अपने दल को उत्साहित करता है, पहल को प्रोत्साहित करता है और समूह को निर्मित करता है और सबसे महत्वपूर्ण वह आदेश की परिस्थिति से एकीकृत करता है। फोलेट का मानना है कि नेता केवल अपने समूहों को प्रभावित करता है बल्कि उससे प्रभावित होता है। इससे फोलेट चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं। उन्होंने माना कि नेता का कार्य संयुक्त शक्ति का विकास करना है, न कि व्यक्ति शक्ति का। नेतृत्व के कार्य। फोलेट ने नेतृत्व के 5 कार्य बताए। फर्स्ट है समन्वय, सेकंड है उद्देश्य को परिभाषित करना, थर्ड है पूर्वानुमान लगाना, फोर्थ है दल के अनुमानों को संगठित करना और फिफ्थ है अधीनस्थों के बीच नेतृत्व का विकास, अर्थात नेता स्वयं दूसरे
नेता को विकसित करे। और शिष्ट है, उन्होंने माना कि नेता केवल पैदा नहीं होता बल्कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा के द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। नेतृत्व के प्रकार निम्नलिखित है। फर्स्ट है पद आधारित नेतृत्व, नेता के पास औपचारिक पदाधिकार का पद होता है। सेकंड है व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व, जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत गुणवत्ता से प्राप्त होता है। और थर्ड है कार्य आधारित नेतृत्व, इसमें नेता के पास पद व व्यक्ति दोनों ही होते हैं। नियोजन एवं समन्वय, फोलेट ने नियोजन एवं समन्वय के मध्य करीबी संबंध स्थापित किया। दरअसल उनके सिद्धांतों में नियोजन के एक सिद्धांत के रूप में समन्वय की काफ़ी चर्चा मिलती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर पर केंद्रीय योजना को थोपने का परिणाम गलत समन्वय और अंगों को असामंजस्यपूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आता है। अतः केंद्रीय नियोजन समन्वय की प्रक्रिया में मदद करने वाला तंत्र होता है। उन्होंने समन्वय के 4 बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फर्स्ट है प्रत्येक संपर्क का सिद्धांत, जिम्मेदार व्यक्तियों को सांगठनिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति से असंबद्ध होकर हमेशा प्रत्यक्ष संपर्क में रहना चाहिए। समन्वय हासिल करने के लिए क्षैतिज संचार निर्देशों की ऊर्ध्वाधर श्रृंखला जितना महत्वपूर्ण है। सेकंड है प्रारंभिक चरणों में समन्वय, संबंधित व्यक्तियों को नियोजन लागू करने के बाद के चरण के बजाय नीति निर्माण में ही जुड़ा होना चाहिए। यह शुरुआती भागीदारी अधिक प्रेरणा एवं उच्च उत्साह में परिवर्तित होती है। केंद्रीय नियोजन में इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है। थर्ड पॉइंट है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में समन्वय, फोलेट ने समन्वय को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा, यानी नियोजन से गतिविधि तक और फिर गतिविधि से आगे के नियोजन तक तार्किक तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी समन्वय यंत्र होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सह समृद्ध के रूप में समन्वय, किसी स्थिति के सभी कारकों से जुड़कर एक परिघटना के रूप में समन्वय इसकी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। सभी कारक एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और उनके बीच के संबंधों पर विचार होना चाहिए। इस प्रकार फोलेट ने संगठन को परस्पर जुड़े अंगों की व्यवस्था के रूप में देखा। फोलेट ने सुझाव दिया है कि इन चारों सिद्धांतों की निरंतर शोध द्वारा प्राप्त सूचना से परख होनी चाहिए। फोलेट एवं संगठन के भीतरी प्रक्रिया के विकास हेतु एकीकरण, सहभागिता तथा 2 मार्गी संचार को महत्वपूर्ण मानती हैं तथा इन्होंने माना कि वैध सत्ता समन्वय से निकलती है, न कि समन्वय से सत्ता, और इन्होंने संगठन को नेटवर्किंग पर जोर दिया है। फोलेट की आलोचना, फोलेट के विचारों की मुख्य आलोचना इस बात पर की जाती है कि उनके विचार न तो प्रामाणिक शोध पर आधारित है, न ही उन्हें प्रबंधकीय कार्यों का अनुभव था। इस प्रकार फोलेट के विचारों को आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में मान्यता मिली। मैकफार्लैंड का मानना है कि किसी भी संगठन में सत्ता एक आवश्यक तत्व तथा राजनीतिक यथार्थ है। सत्ता के प्रचलित प्रारूप से किसी संगठन को मुक्त कर पाना भी कोरी कल्पना है। इसी तरह फोलेट की किसी के ऊपर शक्ति तथा किसी के साथ शक्ति की अवधारणा को भी अव्यावहारिक माना गया। फोलेट की इस बात पर भी आलोचना की जाती है कि संगठन के समस्त कर्मचारियों की सहमति एवं सहयोग प्राप्त करना अपने आप में टेढ़ी खीर है। फोलेट ने व्यक्ति को जितना सकारात्मक व सरल समझा है, उतना ही सहज व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।